हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्राचीन भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की थी। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा अंतिम पार्ट है या कहें पार्ट 5 है। अंतिम पार्ट का मतलब कि जो हमारा टॉपिक 1 था उसके अंतर्गत ये हमारा 5वां पार्ट है या कह सकते हो अंतिम पार्ट। इसके बाद आपको टॉपिक 2 पढ़ना है और टॉपिक 2 के अंतर्गत फिर आपको कई सारे पार्ट पढ़ने हैं। यदि आप इस क्लास को श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर देख रहे हैं तो आपको वहाँ टॉपिक वाइज सेक्शनल आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे या आप कह सकते हो कि वहाँ पे फोल्डर मिल जाते हैं। बट अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो अभी आपने जैसे यहाँ पे इस 5वें पार्ट को देखेंगे, आगे चल के आपको फिर 6ठा पार्ट मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि ये टॉपिक 2 का पहला पार्ट है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सीक्वेंसिंग में चलेगा, न्यूमेरिक नंबर में चलेगा। बट यदि आप श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर देखते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर में दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। और कहने का अर्थ है कि आपको क्लास देखने से मतलब है ना, सीक्वेंस में कोई दिक्कत मैंने यहाँ पे भी नहीं रखी, वहाँ पे भी नहीं रखी, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के जो हमारे इस पार्ट के अंतिम 5 क्विज हैं वो कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पीछे की क्लास में ऑलरेडी हम चीज़ें बता रखें तो उन्हीं का एक तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे रिवीजन होगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है। आप में से अधिकांश बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा क्योंकि हमने पीछे की क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कई सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कॉस्मॉस कब आया। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को आप याद रखना और अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट होने लगेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद हेनसांग आया था और उसके बाद इत्सिंग आया था, मतलब FHAI। अर्थात कहीं पर भी हमें ये तीनों सीक्वेंस में देखने हैं, ना तो आगे ना तो पीछे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर इत्सिंग पहले फिर हेनसांग है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सही होगा। ठीक है, आप इसको कट कर दोगे। फिर आता है यहाँ पे कॉस्मॉस, ठीक है, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। हम ये मान सकते हैं कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि FHI एक साथ हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो हेनसांग, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये क्या कह रहा है? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बातें? आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। अब आपको पता है कि 50-50 जब चांस होते हैं तो या तो सही भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो। आप में से अधिकांश बच्चे जो तुक्का मारेंगे वो सी को मारेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लगता होगा ए तो कभी वो दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे इसी को तुक्का मारेंगे, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाहियान के बाद कॉस्मॉस आता है। ये वो क्वेश्चन है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो पढ़ाया नहीं जाता। इवन मैंने भी आपको पढ़ाई है एंशिएंट हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स, वहाँ पे मैंने आपको कॉस्मॉस के बारे में नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप यदि ये सोचते हो कि केवल फाउंडेशन कोर्स कवर कर लेने से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आप कोई 2 किताबें पढ़ लोगे, पुस्तकें पढ़ लोगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो ये मजाक है। ठीक है, इसीलिए आपको क्विज करना होता है और क्विज में ऐसे क्विज भी करने होते हैं जो किताब में ना दिए गए हों। तो अब आपने सपोज करो यहाँ पढ़ा, आपने किताब से ये जानकारी ली थी, आज कॉस्मॉस के बारे में आपको पता चल गया कि भैया ये फाहियान के बाद आया था भारत में, हेनसांग के पहले आया था, इत्सिंग के पहले आया था। तो अब आप कभी भूलोगे नहीं। तो आप कॉस्मॉस की डेट लिख लेना। ठीक है, कि कॉस्मॉस कब भारत में आया, आप बता सकते हो 530 से 550 के बीच में, या आप कह सकते हो 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ये ईसवी है। कुछ बच्चों को ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर नहीं पता होगा, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि ये आप 0 लाइन मानो, इस तरफ को जितनी संख्याएं होंगी ये सबकी सब क्या होंगी? ईसा पूर्व, और इधर वाली ईसवी। अभी जो चल रहा है इसको ईसवी बोलते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व में क्या होता है? चीज़ें घटती हैं और ईसवी में चीज़ें बढ़ती हैं। आपको 600 BC के बाद 300 BC मिलेगा, लेकिन ईसवी में क्या होगा? 300 AD के बाद 600 AD मिलेगा। ठीक है,
जैसे अभी 2024 है, आगे आपको 2025 मिलेगा, लेकिन अगर यही चीज़ बीसी में आप होते तो 2024 के बाद आपको 2023 मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फैक्ट आपको रटने हैं। तो अब आप फैक्ट दो तरीके से रट सकते हो, एक तो फाहियान की डेट याद कर लो, कॉस्मॉस की याद कर लो, हेनसांग की कर लो, इत्सिंग की कर लो। फिर मैंने आपको बताया था कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें फाहियान किसके दरबार में आया, कॉस्मॉस किसके दरबार में आया, हेनसांग किसके दरबार में आया और इत्सिंग किसके दरबार में आया। तो फाहियान और हेनसांग पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखना कि फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या कह सकते हो विक्रमादित्य के दरबार में, और हेनसांग किसके, हर्षवर्धन के। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब ये फैक्ट हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद रखनी थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पीछे के पार्ट से ही मिलता जुलता है, और मैंने आपको बताया था कि इनकी आप एक लिस्टिंग कर लो, लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन उनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपको पता हो, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन युग्म वाला भी देगा कि एक युग्म, दो युग्म या तीन युग्म, या यहाँ पे नन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम इन ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको पूछ रहा है क्या विक्रमांक देव चरित संध्या का नंदी की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या ये सच बात है या गलत बात है। तो आप कहोगे कि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रामचरित रचना क्या बिल्हण की है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर्षचरित्र क्या वाणभट्ट की है। तो आपको पता था क्या, जब हमने पीछे आपको पढ़ाया है कि हर्षचरित्र जो रचना है वो बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, तो हमारा तीसरा तो सही हो गया, हमने कहा सर तीसरा तो सही, तो ये हमारा कट हो जाएगा। क्लियर। अब बात आती क्या पहला सही है। तो आप बताइए क्या विक्रमांक देव चरित्र संध्या का नंदी का है। आप में से जिन बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है वहाँ हमने बताया है कि विक्रमांक देव चरित्र जो रचना है वो बिल्हण की रचना है, और संध्या का नंदी की जो रचना है वो कौन सी रचना है, वो रचना है हमारी रामचरित। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हुए, गलत हो गए, एक दो। तो एक वाला भी कट गया, दो वाला भी कट गया। ऑप्शन हमारा केवल यहाँ पे बी बचा। अब यहाँ पे होता तो हम क्या कहते कि विक्रमांक देव चरित्र तो नहीं है, तो ये तीसरा कट जाएगा। रामचरित्र नहीं है, ये भी कट जाएगा। लेकिन हर्ष चरित्र है तो ये सही हो जाएगा, तो मतलब ये नन वाला भी कट गया। कहने का अर्थ है ऐसे प्रश्नों में ट्रिक्स काम नहीं करती, ऐसे प्रश्नों में आपका फैक्चुअल नॉलेज काम करता है। तो वो फैक्चुअल नॉलेज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा एक बुकलेट में कहीं पे साइड में सिनॉप्सिस में कि ऋतु संहारम, मिलिंद पन्नो, महावस्तु, है ना, ये दीर्घ निकाय, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ताकि आप भूल ना सको। जैसे पीछे आपको आर्यभट्ट के बारे में पढ़ाया, भास्कर द्वितीय के बारे में पढ़ाया, समझ गए। तो ऐसे आपको धीरे धीरे करके सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। बाकी मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। नेट जेआरएफ का जब पेपर अभी हुआ था 2024 में, जो सेकंड शिफ्ट का, वहाँ पे बिल्हण की रचना को लेकर, इसी विक्रमांक देव चरित्र को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। और जानते हो कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन एक साथ। उसमें यही था कि कल्याणी के चालुक्य के बारे में, जो विक्रमादित्य षष्ठ थे, उनके पराक्रम का जिक्र किस में किया गया। अधिकांश बच्चे नहीं बता पाए थे। क्लियर हो गई बातें। हाँ सर क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सरल है, आप में से अधिकांश बच्चे पढ़ते रहते हो कि हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो किसके बारे में। तो आपको पता है कि खारवेल के बारे में। अब खारवेल के बारे में इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा कि खारवेल कौन था कौन नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि खारवेल जो था, ठीक है, वो चेदी वंश का शासक था। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि उस समय अशोक का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, उड़ीसा को लेकर उसकी क्या नीति थी। और हमको ये भी पता चलता है कि उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख कहाँ पाया जाता है, उदयगिरी की पहाड़ियों में। क्लियर हो गई बातें। अशोक के बारे में आपको क्या पता है कि कंगनहल्ली के अभिलेख में इनका नाम मिलता है। मास्करी, गुजरा, है ना, उदयगोलम, स्पेन का नाम मिलता है। रान्यो अशोक तो कंगनहल्ली में मिलता है। बाकी अशोक नाम कहाँ पे मिलता है, आपका जो मास्करी, गुजरा और उदयगोलम। बाकी इन्होंने कई नीतियाँ लागू की, है ना। इन्होंने, आप कह सकते हो कि एथिक्स, जो एथिकल रूल्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं उनको लागू किया। इनके अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और प्रश्न जो पूछा जाएगा उन अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है,
13वें अभिलेख में क्या है, 11वें अभिलेख में क्या है, 12वें अभिलेख में क्या है, जो घोषणाएं हैं वो आपको याद करना है। वो मैंने ऑलरेडी आपको एंशिएंट की क्लास में बता रखा है, जो फाउंडेशन कोर्स है। हर्षवर्धन के बारे में आपको पता हो कि मौखरी वंश से संबंधित हैं, कन्नौज में शासन करते थे। इन्हीं के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था, है ना, और बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। ठीक है, प्रयाग में दान आन वगैरह करते रहते थे। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष भी आप जानते होंगे, वहाँ आपने पढ़ रखा है। कनिष्क के बारे में ऑलरेडी मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है कि गांधार आर्ट इन्हीं के टाइम पे आई। मूर्तिकला की भारत में जो उन्नत अवस्था है वो इन्हीं के टाइम पे देखने को मिलती है। ठीक है, अमरावती जो कला है मूर्तिकला की, वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलती है, और वहाँ अंतर ये होता है कि वो सफ़ेद संगमरमर पे होता है। ठीक है, गांधार जो होता है वो सिल्ट में होता है, काले पत्थर के आधार पे आप कह सकते हो, और मथुरा जो होता है वो बलुआ पत्थर पे। ठीक है, कनिष्क के टाइम पे ही कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वसुमित्र ने जिसकी अध्यक्षता की थी, है ना। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अगला हमारा जो आर्टिकल है, अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस भाषा में है, संस्कृत में है या नहीं। तो आपको पता है प्राकृत भाषा में। संस्कृत का मैंने पीछे ही आपको पढ़ा रखा है, कौन सा अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। और भीतरी अभिलेख भी तो संस्कृत में था। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है पूरा पाषाण को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन हैं पूरा पाषाण के, लेकिन अब खत्म हो गए थे पहले टॉपिक में, तो इसलिए हमने वहाँ के भी दो क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। कहने का मतलब ये ब्रिज का काम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जाने के लिए। ठीक है, तो आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आरंभिक का मतलब क्या है, उच्च पूरा पाषाण या ऊपरी पूरा पाषाण का क्या मतलब है, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो आरंभिक लिखा हो या पूरा लिखा हो, इसका मतलब है पहले ये आया, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा आपको मध्य मिलेगा, इसका मतलब है बीच का। किसके बीच का? उच्च पूरा पाषाण के। ठीक है, उच्च का मतलब होता है बाद का। बाद का मतलब क्या हुआ आज के हिसाब से? नवीन। ठीक है, जैसे आप एक चीज़ देखोगे कहाँ पे, जब ऋग्वेद को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि दूसरा और 10वां जो अध्याय वो बाद में जोड़ा गया। तो एक तो ये लाइन मिली कि बाद में जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें नवीन अध्याय कौन है, तो आप कह सकते हो दूसरा और 10वां, क्योंकि अभी जोड़े गए हैं। ठीक है, तो रिवर्स करके भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो वही बात यहाँ पे है कि आरंभिक पूरा पाषाण के बारे में आप बताइए। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे कह रहा है कि जो पूरा पाषाण युग का आदिम मानव, या कह सकते हो आदि मानव, क्या वो खाद्य संग्रह पर जीवन जीता था? आपको मैंने यही शब्द लिखाए हैं कि जो शुरुआती दौर का मानव होता था, और मैंने वहाँ पे आपको क्या दिखाया है, वहाँ पे मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाया है, और एनिमेशन के जरिए चीज़ों को मैंने वहाँ पे क्लियर भी कराई कि किस तरीके से फाउंडेशन कोर्स में आपने देखा होगा किस तरीके से मनुष्य फल कंदमूल इनको इकट्ठा करता था, और उसी का मतलब होता है खाद्य संग्रह करना। ठीक है, और शिकार का क्या मतलब होता है? खाद्य आखेटक, है ना। मैंने लिखा है कि मनुष्य उस समय का बर्बर होता था, असभ्य होता था, खाद्य संग्राहक होता था और खाद्य आखेटक होता था। तो ये लाइन क्या हो गई? सही है, तो हमने यहाँ पे सही कर दिया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक, दूसरी बात कह रहा है कि औजारों में विदारणी और खंडक होते थे। मैंने ये भी पढ़ाया है कि क्लीवर क्या है, चॉपर क्या है, खंडक को चॉपर बोलते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ाया था। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात भी सही है, तो दूसरा सही हो गया, तो ये हमारा सही हो गया, ये वाला कट गया। अब बात आती तीसरे नंबर पे कि क्या इस युग के निवास स्थल सोहन नदी घाटी में पाए गए? तो मैंने कहा था जी हाँ, ये पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पे सोहन नदी घाटी पाई जाती है, तो वहाँ पे इसके स्थल पाए गए, तो ये वाला भी सही। क्वेश्चन अब आगे ये भी आएगा, वैसे आगे की क्लासेस में आपको कराऊंगा कि निम्न में से कौन सी पूरा पाषाण काल के स्थल हैं, कौन नवपाषाण काल के स्थल हैं, है ना। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। तो अभी के लिए बस समझ लो कि हाँ, आरंभिक पूरा पाषाण की जो जानकारी है वो सोहन नदी घाटी से मिलती है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो गए? सही हो गए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी हो गया, ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे चीज़ें याद रखना है। आप पढ़ोगे आगे चल के कि डिंडवाना का क्षेत्र हो, बेलन नदी घाटी हो, नर्मदा घाटी हो एमपी की, है ना, यहाँ पे भी अवशेष देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप बेसिक किताब पढ़ो,
यदि आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी या रामशरण शर्मा की जो रेड कलर की बुक है वो आपने पढ़ी होगी, तो ये फैक्ट और ये क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इवन एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी तो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बुर्ज होम को लेकर, आगे मैं वैसे पढ़ाऊँगा इन चीज़ों को। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस टॉपिक 1 के अंतिम पार्ट या कहें 5वें पार्ट का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लाइन, ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव या कहें होमो सैपियंस का उदय हुआ था। अब यही मैंने आपको इसलिए सिखाया पहले, तो अब आप तुरंत समझ गए ना कि ऊपरी का मतलब उच्च, उच्च का मतलब बाद में। तो क्या बाद में एक मानव विकास क्रम के रूप में क्या होमो सैपियंस का उदय हुआ था? तो आपको पता है कि जी हाँ सर, होमो सैपियंस का उदय हुआ था। तो ये सही हो गया, क्योंकि ऊपरी पुरापाषाण और मध्य पाषाण के बीच की जो लाइन है वहाँ होमो सैपियंस आ चुका होता है। ठीक है, तो ये होमो सैपियंस का उदय हुआ था, जी हाँ हुआ था। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी, मतलब जो चिपकैल, हमारे यहाँ उसको शब्द यूज किया जाता है, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, पतली पतली जो होती हैं पपड़ियाँ, है ना, जैसे होता नहीं है कि पत्थर निकल आया या उसको आपने छीला, जैसे लकड़ी आप करते होगे तो पतली पतली लकड़ी अलग हो जाती है, या पेड़ में आपने ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो क्या उस समय पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का उद्योग था? तो जी हाँ, क्योंकि पूरा पाषाण है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन सही हो गया, तो ये आपका कट गया। ठीक है, ये तो वैसे भी कट गया था क्योंकि एक तो सही हो ही गया था, तो ये आप हटा दो। आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? आपका सी सही हो जाएगा। अब आपके मन में आया होगा सर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मैंने एंशिएंट की क्लास में आपको बता रखा है कि मानव के विकास क्रम को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ये बताइए कि सबसे पहले कौन सा मानव आया, उसके बाद कौन सा मानव आया, उसके बाद कौन सा मानव आया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और मैंने इसके लिए आपको क्या बोला था कि पूरा नाम मत याद रखो कि होमो सेपियंस है, कि होमो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इरेक्ट्स है, ऐसे मत याद रखो, बस लास्ट वाले नाम याद रखो। कैसे? आपको पता हो कि पहले कौन आया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऐसे याद करो, पहला मानव ये था। दूसरा मानव इसके बाद कौन आया? हैबिलिस। ठीक है, पिथेकस के बाद हैबिलिस। तीसरा मानव कौन आया? इरेक्ट्स। इन्हीं के आगे होमो चाहे लगाना चाहो लगा सकते हो, होमो का मतलब ह्यूमन। ठीक है, चौथा जो मानव आया उसका क्या नाम था? निएंडरस्थल, है ना, निएंडर स्थैलिसिंसिस, कुछ लोग सिंसिस लिखते हैं, आप निएंडरस्थल मान लो, है ना। पांचवें के अंतर्गत कौन आता है? यही जिसको आज हम देखते हैं होमो सैपियंस, अभी यही चल रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। तो आपको क्वेश्चन अगर दे दे सीक्वेंस को कि हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरस्थल, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्रम लगाइए, तो आप कहोगे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आएगा, फिर हैबिलिस आएगा, फिर इरेक्ट आएगा, फिर निएंडरस्थल, फिर सैपियंस। अब कुछ अध्यापक, है ना, जिनको मैं कहता हूँ मूर्खता की चरम सीमा, वो क्या आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की नाक ऐसी थी, हैबिलिस के कान ऐसे थे, निएंडरस्थल के होंठ ऐसे थे, इरेक्टस का कद ऐसा था और होमो सैपियंस ऐसा स्मार्ट दिखता था। ये नहीं पूछेगा आपसे, इतनी डेप्थ में यूपीएससी नहीं पूछती। यूपीएससी आपसे जनरल स्टडी का प्री का पेपर ले रही है, ना कि हिस्ट्री ऑप्शनल में पीएचडी का पेपर। ठीक है, और ना ही आपका मानव शास्त्र में पेपर। ठीक, तो आपको बस मोटे मोटे नाम याद रखते हैं, इवन किताब में भी आपको नहीं पढ़ना है। देखो हमारे लिए क्या है ना, यूपीएससी में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हिंदी मीडियम के बच्चे की फेलियर की वजह ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता, वो मेहनत बहुत करता है। एक जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है उससे ज़्यादा वो मेहनत करता है, बस अंतर इतना है कि हिंदी मीडियम का बच्चा गलत डायरेक्शन में मेहनत करता है। उसको ये नहीं पता है कि हमें कौन सी चीज़ स्टडी करनी है और किस चीज़ को हमें स्किप करना है। उसको ये लगता है कि यार ये जो स्किप कर रहे हैं ना, कहो इससे भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जब आपने मुझसे पढ़ी होगी एंशिएंट हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला होगा कि इस लाइन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इस लाइन पे क्वेश्चन आएगा, इस पे नहीं आएगा। अब मैंने अगर कह दिया कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मतलब है कि फिर नहीं ही आएगा, वो बस दी गई है आपको सूचना के लिए। लेकिन बच्चा क्या करता? नहीं मास्टर झूठ बोल रहा होगा,
समझ गए? तो जो मैं आपको कराता हूँ वो स्मार्ट स्टडी है, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश मीडियम की स्ट्रेटजी है। और आप में से जो भी बच्चा, आपके जो भी मित्र, जो भी इष्टजन जो सिलेक्टेड हों, नॉन सिलेक्टेड नहीं, जो सिलेक्टेड बंदे हों, उनसे जाकर आप मिलिए, उनको मेरी क्लास दिखाइए और दिखाने के बाद उनसे पूछिए कि ये मास्टर जो पढ़ा रहा है क्या इसका लेवल ठीक है, क्या इसका तरीका ठीक है, क्या सच में इसको यूपीएससी की समझ है। तो वो अपने आप आपसे कहेगा कि यार इसको तो ये भी पता है कि लवासना में क्या होता है, इसको तो ये भी पता है कि किस लाइन पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कुछ आपको ऐसे भी बच्चे मिल जाएं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए होंगे, तो उनको वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उनको ये लगता होगा यार ऐसा तो सबको ही पढ़ाता रहता है। लेकिन जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनसे पूछना कि क्या इस मास्टर के तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, तो वो बताएंगे जी हाँ, बिल्कुल सही तरीका और बिल्कुल मतलब सधा हुआ, कहते हैं ना बैलेंसिंग बिल्कुल एक जो होनी चाहिए कि यूपी पीसीएस का नहीं हो लेवल, एमपी पीसीएस का ना हो, बीपीएससी का ना हो, बिल्कुल यूपीएससी ही हो फोकस में। तो मैं ऐसे लेवल में आपको तैयारी कराता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ईमानदारी से जो भी मैं बताता हूँ वैसे पढ़ा करो। और जो मैंने आपके लिए पंचतत्व जारी किया है कि इस पंचतत्व के अंतर्गत आपको इन 5 चीज़ों को साथ में कवर करना है, तभी आपका प्रीलिम्स हर हाल में निकलेगा। तो वो 5 चीज़ों को करिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आ गई, आज के क्विज आपको पसंद आ गए, जो भी हमने बेसिक बातें बताई वो आपको क्लियर हो गई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक नंबर 2 के पार्ट 1 के साथ। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो टॉपिक नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं होगा, वहाँ पे आपको पार्ट 6 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।